वेलकम टू ऑनलाइन डाटा स्टडी वैसे बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर के पार्ट से होंगे। सभी वैकेंसी के लिए आवश्यक है, चाहे वो टीचर वैकेंसी, रेलवे, आरआरबी या फिर अगर बात करें एसएससी बैंक। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को बच दबा लें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क कब मनाया गया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है 25, 22 या फिर 26। तो 26 जनवरी के बारे में आपको सब कुछ पता होगा। गणतंत्र दिवस मनाया गया है, क्या क्या हुआ है किसानों को लेकर। साथ ही आप सभी को ये भी पता है कि 72वां गणतंत्र दिवस था। इतिहास भी आप सभी जानते हैं क्यों मनाया जाता है। अगर नहीं जानते तो बिल्कुल जानना चाहिए आपको, वैसे तो जानते होंगे, है ना। लेकिन इसके बारे में आप सभी को पता है कि 26 जनवरी को हर साल मनाया जाता है विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क, जिसको हम इंटरनेशनल कस्टम डे भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो पूछा जा सकता है आप सभी को क्यों मनाया जाता है। कस्टम के अधिकारियों के उनके कार्य की चुनौती को और भी तमाम समस्याओं को लेकर उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या रखी गई ये भी आप सभी से पूछी जा सकती है। कस्टम्स बोलस्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलियंस आप सभी को याद रखनी है। इसकी इस बार की थीम है, जिसको हम विषय भी कह सकते हैं। अच्छा, इसका इतिहास क्या है? वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, विश्व सीमा शुल्क संगठन के माध्यम से 1953 में इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। बेल्जियम की सीमा शुल्क सहयोग परिषद, जिसको हम कहेंगे कस्टम कॉरपोरेशन काउंसिल, का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया था। वर्ष 1994 में ट्रिपल सी नामक बदलकर इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन कर दिया गया था। मतलब यहाँ पे आप सभी को याद रखना है, अब जो है वो क्या है आप सभी को याद रखना है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन WCO आप सभी को याद रखना है। पहले इसको क्या कहते थे? कस्टम्स कॉर्पोरेशन काउंसिल, ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, अब सवाल आप सभी के सामने आएगा इमेज को लेकर। तो इमेज भी आपके सामने आती है। कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम आप सभी के सामने लिख देते हैं, जिससे कि आप लोग याद रखें, है ना। वो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो यहाँ पे वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आप सभी से पूछा गया WCO के बारे में। तो बेल्जियम के अंदर है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, इसके कितने सदस्य हैं? 182 सदस्य हैं। साथ में आप सभी को ये भी याद रखना है कि अगर इसके महासचिव पूछे जाएँ तो कुनियो मुकरिया आप सभी को याद रखना है। तो इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति डिसूजा ने डैश मतलब कौन सा कार्यकाल जीता है? पहला, दूसरा या तीसरा? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। अच्छा, इनका पूरा नाम क्या है? MR डिसूजा आप याद रखिएगा, क्योंकि पूरा नाम अगर मैं आपको बताऊंगा मार्सेलो रेबेलो डिसूजा, ठीक है। तो आप MR करके याद रखेंगे। डिसूजा जैसे कि आप सभी को पता है रेमो डिसूजा इंडिया के अंदर भी है ना। तो MR डिसूजा इनका नाम हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको याद रखना है। वहाँ पे डिसूजा लगता है, यहाँ पे डिसूजा है। बस ये जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। तो याद रखिएगा MR मतलब कि मार्सेलो रेबेलो डिसूजा ने जो अपना कार्यकाल जीता है वो है अपना दूसरा। मैं आप सभी को यह क्लियर कर दूं, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। अब दूसरा इनकी तरफ से जीता गया। इनकी एज है अगर बात करें 72 साल के समथिंग है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के ये सदस्य हैं, आप सभी को याद रखना है ना। शानदार जीत इन्होंने हासिल की है। एक बार फिर से 61% वोट इन्होंने हासिल किए हैं और वह मार्च 2016 से देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब ऐसे में 9 मार्च 2021 से अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करेंगे। पूछी जाने वाली जानकारियाँ बस ये है कि राष्ट्रपति का नाम और आपको देश याद रखना है। नीचे आप सभी के सामने इमेज आ जाती है। अच्छा, इमेज के बाद कुछ जानकारी और आ जाती है राजधानी को लेकर। पुर्तगाल की बात की तो राजधानी क्या है आप सभी को याद रखें, लिस्बन है। मुद्रा क्या है? यूरो है। इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, भारत नौसेना, थल सेना और वायुसेना के साथ अभ्यास किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है, डेजर्ट, एम्फेक्स या बेस्ट बहार। तो चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है एम्पेक्स। भारतीय नौसेना, थल सेना और वायुसेना ने एक साथ अभ्यास किया है। नीचे आप सभी के सामने तीनों की इमेज भी आ जाती है। तीनों के बारे में कई बार मैंने आप सभी को जानकारी भी दी है, तो कमेंट करके बता करके जाइए, जिससे कि आपको रिवाइज हो जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर बड़े पैमाने पर सेनाओं के तीनों अंगों ने यहाँ पर युद्ध अभ्यास किया है, जिसका नाम है एम्फेक्स 21, ठीक है। 21 इसलिए क्योंकि 2021 में हुआ है, 20 में होता तो 20 रख दिया जाता, ठीक है। इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने सभी सैनिकों ने भागीदारी ली है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, अंडमान सागर, साधारण बंगाल की खाड़ी में बहु डोमेन उच्च तीव्रता वाले आक्रामक रक्षात्मक युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आता है FDI के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में संयुक्त राज्य आगे निकला है, संयुक्त राज्य से आगे निकला है, माफ़ कीजिए। तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो कौन आगे निकला है? जर्मनी, चीन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं।
तो संयुक्त राज्य की यहाँ पे बात की गई है ना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चीन। अच्छा, चीन निकल गया है, चीन के बारे में आप सभी को पता होगा। चीन किस चीज़ में आगे निकला है यूएन से, वो भी आप सभी याद रखिएगा। चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वो आप सभी को याद रखना है, ठीक है। तो जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, UNCTAD जिसको हम कहेंगे संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। चीन के 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य को पीछे छोड़ दिया है। तो ऐसे में आपको याद रखना है, अगर हम बात करें अमेरिका द्वारा आकर्षित 134 बिलियन डॉलर की तुलना में चीन 163 बिलियन डॉलर आमद को आकर्षित किया है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। अब सवाल आप सभी के मन में दो होंगे कि सर FDI की फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होगी, क्योंकि हिंदी में तो मैंने आपको बता दिया प्रत्यक्ष विदेश निवेश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो FDI के बारे में आप लोगों को याद रखना है, F से फॉरेन होगा, D से डायरेक्ट, I से इन्वेस्ट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट आपको याद रखना है। बीच में मैंने एक शब्द और बोला था जिसको हिंदी में कहा था संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन, जिसको हम कहेंगे UNCTAD, ठीक है। समझाने के लिए यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी पहले तो चीन की आती है, साथ में यहाँ लिखा है आपके सामने UNCTAD। FDI के बारे में मैंने आपको बता दिया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें इसके बारे में तो फुल फॉर्म थोड़ी बड़ी होगी। UN से आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन, C फॉर कॉन्फ्रेंस, T फॉर ट्रेड आपको याद रखना है, D फॉर डेवलपमेंट। अच्छा, इसको पूरा याद रखिए, पूरा क्या कहेंगे आप सभी याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। A फॉर एंड भी इसके बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। इतनी जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी है। अब ऐसे में अगर बात करें UNCTAD के मुख्यालय के बारे में, क्योंकि फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी है, कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अच्छा, अध्यक्ष कौन है, मुखी साहब आपको याद रखना है। साथ ही संस्थापक कौन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 30 दिसंबर 1964 में। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान हासिल किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो जर्मन वॉच की बात की गई है, याद देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 7वां। भारत 7वें स्थान पर रहा है, जहाँ पे आप सभी को याद रखना, बॉर्न स्थित पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की जलवायु परिवर्तन से 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में रखा गया है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, और इसमें 7वें नंबर पर भारत है। तो यूँ मत सोचना कि 7वें नंबर पर आ गया है कि भाई अच्छी बात है, ये अच्छी बात नहीं, बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना, 7वें सबसे प्रभावित देशों में से भारत को स्थान दिया गया है, जहाँ पे आप सभी को याद रखना है पिछले 20 वर्षों से सबसे अधिक प्रभावित 3 से जो शीर्ष देश हैं पहले नंबर के, वो भी आपको याद रखना है, प्यूर्टो रिको, म्यांमार, और साथ में अगर बात करें ऐसी जलवायु घटना प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित देश हैं प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हैती, ठीक है। ये 3 ऐसे देश हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स भयानक जलवायु घटनाओं के लिए जोखिम और साथ में इंगित करने का जो प्रयास है वो किया जाता है, जिन्हें देशों की भविष्य में अधिकतम लगातार या अधिक गंभीर घटनाओं के लिए तैयार रहने की चेतावनी समझना चाहिए। तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा कि 7वें नंबर पे आप हैं, तो बिल्कुल आपको इसके बारे में तैयार रहना चाहिए। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 वार्षिक रिपोर्ट 16वां संस्करण जारी किया गया है, ये भी आप सभी को याद रखना है। अच्छा, नीचे आप सभी के सामने इमेज भी देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पे आपके सामने इमेज आ जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप सभी को मैंने दे दी है, बाकी इससे ज़्यादा पूछी भी नहीं जाएगी, बस यही पूछा जाता है कौन सा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, 2 एक्सप्रेस वे हाईवे पट्टी वाला पहला राज्य बना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। 2 एक्सप्रेस वे पर हाईवे पट्टी वाला पहला राज्य आप सभी से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। सबसे सिंपल क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग दे सकते हैं बड़ी आसानी से। राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मैंने गलत कर दिया। तो ऐसे में आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है। उत्तर प्रदेश के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। आगामी समय के अंदर आपको ये भी पूछा जा सकता है कि राजधानी क्या है, तो राइट आंसर लखनऊ होगा, है ना। ऐसे में आप सभी को याद रखना है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कुरी भर के पास एक नई 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इस नई हवाई पट्टी के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला पहला राज्य बन गया है। तो ऐसे में आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे पर एक हवाई पट्टी है जिसके माध्यम से आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इसके अंदर 2 हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस राज्य ने बालिकाओं के लिए शुरू किया है पंख अभियान, ठीक है।
पंख अभियान आप सभी को याद रखना है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो राइट आंसर है वो नहीं लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब कौन सा राइट आंसर है? एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, नीचे आपको मामा जी की इमेज देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी को मामा भी कहा जाता है ना, प्यार से, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश के बारे में तो आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि पंख की फुल फॉर्म क्या है। वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख करके लाया हूँ, जिससे कि कभी पूछी जाए तो बता करके आ जाना बस, है ना, क्योंकि मैं तो सब कुछ बता रहा हूँ। पी फॉर प्रोटेक्शन, जिसको हम सुरक्षा कहेंगे। ए फॉर अवेयरनेस ऑफ देयर राइट, मतलब उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता। एन फॉर न्यूट्रिशन, आपको याद रखना, जिसको हम हिंदी में पोषण कहते हैं। के फॉर नॉलेज, मतलब कि ज्ञान की बात की गई है। एच फॉर आप सभी को याद रखना हेल्थ, ठीक है, जिसको जोड़कर बनेगा पंख। पंख आप सभी जानते हैं, जिसको पंख नॉर्मल उड़ने वाले होते हैं ना, उसी को नाम दिया गया है, इसके अलावा और इसका कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। तो सारी जानकारी आप सभी को दे दी गई है, कर दो वीडियो को लाइक। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, 143 उपग्रह को लॉन्च कर स्पेस एक्स ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? स्पेस एक्स ने तोड़ा है। और पुराना रिकॉर्ड किसका था, यह आप सभी से पूछा गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी से याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसरो। थोड़ी जानकारी मैं आप सभी को बताना भूल गया, पिछली अगर बात करें वीडियो मतलब क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पर, है ना, एक जानकारी आपको दे दूं, इस अवसर पर 24 जनवरी को नई योजना पंख का अभियान किया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के तहत शुरू किया गया है। सीएम ने लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 26,099 लड़कियों को लगभग 6.47 मतलब कि 6.47 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति की भी घोषणा की है। अगर पूछा जाए तो याद रखना कि लगभग 26,099 के समथिंग लड़कियों को यहाँ पे जो छात्रवृत्ति की घोषणा की गई है, वो दूसरी योजना कौन सी है? लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, यही आपको याद भी रखना है अगर पूछा जाए तो, ठीक है, दिक्कत ना हो। हम यहाँ पर थे 143 उपग्रह लॉन्च करके, किसका रिकॉर्ड तोड़ा गया है? इसरो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। तो ऐसे में आपको याद होगा इसरो के माध्यम से, है ना, जो उपग्रह लॉन्च किए गए थे, कितने लॉन्च किए गए थे? लगभग 104 थे। अब ऐसे में स्पेस एक्स ने 143 छोटे उपग्रह को ढुलाई वाले ट्रांसपोर्टर एक नामक अपने महत्वाकांक्षी राइडेशन मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। एक ही रॉकेट में कई उपग्रह को लॉन्च करने का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस लॉन्च के साथ स्पेस एक्स ने फरवरी 2017 में इसरो द्वारा 104 उपग्रह एक ही मिशन पर PSLV पर बोर्ड करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो ऐसे में आपको याद रखना है, नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है ना। तो ये जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अब सवाल आता है स्पेस एक्स के बारे में, ठीक है। स्पेस एक्स के बारे में आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी सारी जानकारी। संस्थापक कौन है? CEO कौन है? एलोन मस्क है, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? शॉर्टवेल आप सभी को याद रखना है। स्थापित कब हुआ था? 2002 में। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब जल्दी भारत के माध्यम से, मतलब इसरो के माध्यम से उम्मीद है कि 200 तक करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, IMF ने फाइनेंशियल ईयर, FI का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, शॉर्ट में लिख दिया है, 2021 में भारत की विकास का अनुमान को संशोधित किया है। ठीक है, पहले तो ये बताते हैं फिर संशोधित करते हैं। तो याद रखिएगा, इनका जो राइट आंसर होगा -8, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF हम कहेंगे, 26 जनवरी 2021 को जारी की गई अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक में चालू वित्त वर्ष 2020 में और साथ में 21 की बात की गई है, भारतीय अर्थव्यवस्था 8% तक संकुचन का अनुमान जताया है। इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे आप सभी के सामने उनकी जो इमेज है वो भी आ जाती है, जिससे कि आप सभी कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे में ये तो बात हो जाती है IMF के बारे में। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा उसके बारे में थोड़ी और जानकारी। मुख्यालय कहाँ है? आपको याद रखना है US के अंदर है, वॉशिंगटन DC की बात की गई है। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, आपको याद रखना है। अर्थशास्त्री के बारे में पूछा गया है कि मुख्य कौन है, तो आपको याद रखना गीता गोपीनाथ। तो सारी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। एक और क्वेश्चन आता है, फाइनेंशियल ईयर में फिक्की के सर्वेक्षण में GDP संकुचन का अनुमान आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और राइट आंसर आपको बताना है। देखो, इससे पहले बहुत सारे अनुमान आए हैं।
आपने अगर याद किया होगा तो 7.6 से लेकर 7.9.8, फिर उसके बाद में 0.1 के समथिंग का कोई डिफरेंस रहा होगा, जीरा नहीं है तो याद रखना है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है कि 7.6 से लेकर 8 के बीच बीच में ही आंसर होगा, है ना। तो इसका क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिक्की के माध्यम से किया गया, फिक्की क्या है ना, आपने कभी कुछ प्रोडक्ट खरीदे होंगे उसके ऊपर भी आपको देखने के लिए मिलती होगी, है ना, जिसको वेरीफाइड किया गया था फिक्की के थ्रू। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आप सभी के सामने होगा ऑप्शन नंबर ए। अब फिक्की के बारे में आप सभी को थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। फिक्की का अगर बात करें, जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की स्थापना कब हुई थी, 1927 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर। इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आता है, डीआरडीओ ने डैश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आकाश एनजी, आकाश एमजी, प्रकाश। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में डीआरडीओ की बात की गई है, मिसाइल परीक्षण किया है, तो आपको याद रखना है आकाश तो है ही है, लेकिन एनजी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आकाश एनजी का मिसाइल परीक्षण किया गया है, जिसको एन का मतलब क्या है वो भी आप देख लो, न्यू, और जी फॉर जनरेशन, न्यू जनरेशन, है ना। तो ऐसे में आपको याद रखना है आकाश न्यू जनरेशन करेंगे तो एनजी भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। एमजी और एनजी में कन्फ्यूजन करने के लिए डाला गया था आपको। अब सवाल आता है, आकाश एनजी की एक नई पीढ़ी सरफेस टू एयर मिसाइल का यहाँ पे सफल परीक्षण किया गया है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। डीआरडीओ के बारे में कई बार मैंने आप सभी को जानकारी दी है, तो कमेंट करके बताइए, क्योंकि बार बार वीडियो लंबा हो जाता है, थोड़े क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं और डिटेल भी ज़्यादा है इस बार, है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किस संस्करण का समापन हुआ है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, जैसा कि मैंने अभी कहा कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा और डिटेल उससे भी ज़्यादा है। पद्म विभूषण और भूषण के बारे में आपको जानकारी दूंगा अगली वीडियो में, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे आप सभी के सामने जो जानकारी देखने के लिए मिली इसके बारे में, ये तो आपको पता ही है कि 51वें का किया गया है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को याद रखना है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वें महोत्सव का जो कहीं ना कहीं समापन किया गया है, कहाँ पे हुआ, तो गोवा में आप सभी को याद रखना है। लेकिन इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी है जो कि आपको नीचे देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को कहा। अब आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बारे में, कौन सी आपको याद रखना है। यहाँ पे आप सभी को अवार्ड का नाम भी देखने के लिए मिलेगा, इनटू द डार्कनेस, पिकॉक अवार्ड जो दिया गया है, इनटू द डार्कनेस आपको याद रखना है। अब सवाल आएगा सिल्वर पिकॉक के बारे में, अभिनेता को लेकर, है ना। तो आपको याद रखना है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो जो चुआन लियू द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के बारे में जोफिया आप सभी को याद रखनी है, किसके लिए दिया है, आई नेवर क्राई। एक जानकारी आपको दे दूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे में आप सभी से पूछा जा सकता है निर्देशक के बारे में किसको दिया गया है। निर्देशक चैन नियन द साइलेंट फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। साथ ही अगर पूछा जाए कि डेब्यू निर्देशक के बारे में, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, आप सभी के सामने आएगा कैसियो पैराडोस, जो कि वैलेंटीना आप सभी को याद रखना है। विशेष उल्लेख पुरस्कार किसको दिया गया है, कृपाल कलिता आप सभी को याद रखना है। स्पेशल ज्यूरी अवार्ड किसको मिला है, कमिन कालेव को मिला है, ठीक है। ICFT यूनेस्को गांधी अवार्ड किसको मिला है, तो आपको याद रखना है अमीन नायफेयर 200 मीटर के लिए आपको याद रखना है। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, मैंने आपको बताया भी था, विश्वजीत चटर्जी आपको याद रखना है। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट आप सभी को याद रखना है, किसको मिला है, विक्टोरिया स्टोरारो, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप सभी के सामने काफ़ी है, इसको रिपीट करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए या फिर दोबारा से सुन लीजिए, जो बेहतर लगता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 जीता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। किसने जीता है, राजेंद्र कुमार भंडारी, पूरा नाम है राजेंद्र कुमार भंडारी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में सतत पर्यावरण पारिस्थितिक विकास सोसाइटी, जिसको SEEDS हम कह सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इसमें सम्मानित के तौर पे क्या क्या दिया जाता है, 51 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं, आपको याद रखना है। एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिसके बारे में आपको याद रखना है। और साथ में एक व्यक्तिगत के लिए 5 लाख रुपये नगद पुरस्कार एक प्रमाण पत्र देखने के लिए मिलता है। इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है ना। अब ये मनाया क्यों जाता है, आपको याद होगा, नाम से आप सभी जानते हैं, भारत सरकार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और सार्वजनिक संस्थान द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान की निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23वीं जयंती प्रतिवर्ष पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो नीचे आपके सामने इमेज भी आ जाती है।
तो यहाँ पे आप सभी को सामने इमेज भी देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो सारी जानकारी आप सभी के सामने आती है, तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जानकारी है। ऐसी जानकारी के लिए रोज़ आप सभी वीडियो को देखा करिए और साथ में शेयर करिए और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, आप सभी ने बताया था, इस बार भी बता करके जाइएगा। तो इसमें तो आप सभी को बता ही दिया था कि मेघालय इसका बिल्कुल राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर बात की जाए क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, किस देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने इस्तीफा दिया, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को तो अवश्य दबा लें। कल का वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। पद्म भूषण और विभूषण से संबंधित सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी फ्लैश वीडियो के माध्यम से। थैंक यू।